नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यम एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पॉलिटी से संबंधित 7 नंबर क्लास राष्ट्रपति एवं उनकी शक्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले की जो 6 क्लासेस आपने नहीं देखी है तो आप उन्हें भी देखिए। आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में वो बहुत ही आपको सहायता करेगी। तो दोस्तों, आज हम 7 नंबर क्लास पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अगर भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की जाए तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो अनुच्छेद नंबर 54 के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर इसके चुनाव की जो पद्धति है, अगर चुनाव की पद्धति की मैं बात करूं तो अनुच्छेद नंबर 55 के अंदर इसके चुनाव की पद्धति को बताया गया है, जो कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति, ये भी सही है। अप्रत्यक्ष यानी गुप्त मतदान होता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष मतदान और अप्रत्यक्ष मतदान, प्रत्यक्ष मतदान वे होते हैं जिनमें जनता खुद भाग लेती है, और अगर बात करें अप्रत्यक्ष मतदान तो जिसमें जनता भाग नहीं लेती। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा का मतदान जिसमें हम खुद भाग लेते हैं तो वो प्रत्यक्ष है, और अगर बात करें राज्यसभा जिसमें हम भाग नहीं लेते हैं, राज्यसभा का मतदान अप्रत्यक्ष है। 4 नंबर की बात करें समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, तो इसका बी, सी और डी राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक इसके आंसर होंगे, ये बात आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं है? अगर बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो लोकसभा, राज्यसभा प्लस में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो यहाँ बात करें संसद के दोनों सदन, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये बात गलत है, क्योंकि राज्य विधानमंडल के अंदर विधान परिषद भी आती है और विधानसभा भी आती है, और आपको पता है कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। 4 नंबर की बात करें दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये भी बिल्कुल सही है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दिल्ली और पांडिचेरी सदस्यों की, तो इनको जोड़ा गया था 70वां संविधान संशोधन 1992। 70वां संविधान संशोधन 1992 में इनको अधिकार दिया गया था राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित होने का। तो ये भी दोस्तों आप बात ध्यान रखिए। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विषय में कौन सा कथन सही है? तो सही की बात करें उसका जन्म भारत में हुआ हो, ये गलत बात है। जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो व्यक्ति उम्मीदवार है, दावेदार है जो पद के लिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसी कोई उसमें ये नीड नहीं है कि उसका जन्म भारत में हुआ होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये गलत है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये बिल्कुल सही बात है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए। अगर बात करें 3 नंबर संसद सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये भी गलत है, क्योंकि जिसको राष्ट्रपति पद के लिए जो दावेदार है वह लोकसभा सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बात आप ध्यान रखिए। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारण करता है? राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की जो योग्यता है अनुच्छेद नंबर 57 के अंतर्गत आती है। और ये भी बात ध्यान रखिए, भारत के अंदर एक ही व्यक्ति बार बार राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखिए। अगर बात करें यहाँ अनुच्छेद नंबर 52 की, देखिए राष्ट्रपति का जो उल्लेख है अनुच्छेद 52 से 62 में स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो हम 52 से 62 तक के जो अनुच्छेद है इनके बारे में भी
चर्चा करते हैं। अनुच्छेद नंबर 52 की अगर मैं बात करूं, अनुच्छेद नंबर 52 में आता है राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद नंबर 53 की बात करें तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां आती है। अनुच्छेद नंबर 54 में मैं बात करूं तो राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद नंबर 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति। अनुच्छेद नंबर 56 में बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद नंबर 57 की अभी हमने बात की थी, पुनः निर्वाचन। अनुच्छेद नंबर 58 की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति की योग्यता आती है। अनुच्छेद नंबर 58 के अंदर राष्ट्रपति की योग्यता आती है। अनुच्छेद नंबर 59 के अंदर राष्ट्रपति का कार्यालय आता है। अनुच्छेद नंबर 60 की बात करें तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 60 के अंदर, और राष्ट्रपति को जो शपथ है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, ये बात भी ध्यान रखिए। और अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 61 है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की शक्ति है, यानी राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो जो उल्लेख है वो अनुच्छेद नंबर 61 के अंतर्गत है। अनुच्छेद नंबर 62 के अंदर है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति, यानी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसको कितने माह के भीतर भरना चाहिए, यानी 6 माह के से ज्यादा राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता। तो ये बात ध्यान रखिए 52 से 62 तक सभी अनुच्छेदों के बारे में। दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस दल द्वारा लाया जाता है? अनुच्छेद नंबर 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है, जो कि महाभियोग की शक्ति है जो यूएसए से ली गई है। भारतीय संविधान में महाभियोग है जो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका से ली गई है, ये बात ध्यान रखिए। और जो महाभियोग है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए है कि प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी आवश्यक होती है, और जो प्रस्ताव है वो जो सदन है, सदन के कुल सदस्यों का 1/4 सदस्यों के द्वारा पारित हुआ होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। और महाभियोग किस कंडीशन में लाया जाता है? यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, दुर्व्यवहार करते हैं और अक्षमता जैसी, यानी अब उनमें कार्य करने की क्षमता नहीं है, ऐसी स्थिति दिखे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को भी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, ये बात भी आप ध्यान रखिए। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है? तो यहाँ आपसे बात की जाए कि जो पता है आपको, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि महाभियोग के अंदर जो राज्य की विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। तो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात आप ध्यान रखिए। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का मतलब ये है कि देखिए, न्याय है जो या तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा, या उच्चतम न्यायालय करेगा, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगा। यानी भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट, राज्य के अंदर हाई कोर्ट, राज्य के अंदर हाई कोर्ट और जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लेकिन राष्ट्रपति के जो महाभियोग की अगर हम बात करें तो यहाँ संसद के जो 2 सदन हैं, लोकसभा व विधानसभा, लोकसभा के 2/3 से पारित हो गया सदस्यों से। अगर ये प्रस्ताव राज्यसभा में 2/3 से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं। तो यहाँ पर न्यायालय के समक्ष ही इनको शक्तियां प्रदान है, इसलिए इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा गया है, ये बात भी आप ध्यान रखिए। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ये बात ध्यान रखिए। अगर आपसे पूछा जाए देश का हेड कौन है, अगर देश का हेड पूछे तो राष्ट्रपति है। अगर आपसे पूछे सरकार का हेड कौन है, सरकार का हेड कौन है, तो प्रधानमंत्री है। यहाँ पर राष्ट्रपति को देश का संवैधानिक अध्यक्ष कहा जाता है, देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है, और नाम मात्र प्रधान भी कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, नाम मात्र
प्रधान। अगर प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाए तो देश का जो हेड है वो तो राष्ट्रपति होता है, जबकि सरकार का हेड प्रधानमंत्री होता है। और सरकार का जो अगर वास्तविक प्रमुख पूछा जाए, नाम मात्र प्रधान तो राष्ट्रपति है, जबकि वास्तविक कौन है? प्रधानमंत्री है। ये बात भी आप ध्यान रखिए। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया था। तो ये अधिकार है जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दिया गया था। ये बात ध्यान रखिए। वापस जो पुनर्विचार के लिए कोई भी मामला भेजने का अधिकार है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दिया गया था। ये बात आप ध्यान रखिए। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा सही है? सही की बात करते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। ये गलत है। संघ की कार्यपालिका शक्ति है जो राष्ट्रपति में निहित होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही बात है, अनुच्छेद नंबर 75 के अंदर। ये ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये भी सही है। नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है, ये बात गलत है। ये 6 माह के भीतर प्रधानमंत्री चुने जाने के 6 माह के भीतर इनको किसी भी संसद के किसी भी पद पर नियुक्त होना आवश्यक होता है। यानी 6 माह का टाइम होता है, हैंड टू हैंड इनको आवश्यकता नहीं होती। ये बात आप ध्यान रखिए। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत के राष्ट्रपति संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वह संसद का संघटक भाग होता है, यानी राष्ट्रपति है जो संसद का अंग है। ये बात बिल्कुल सही है। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। ये कोई जरूरी नहीं है, भाग ले तो भी ठीक है, नहीं ले तो भी ठीक है। तो ये इसमें सही नहीं है। बाकी इसकी बात करते हैं, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर बात करें संयुक्त बैठक का प्रावधान है अनुच्छेद नंबर 108 के अंतर्गत है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, ये बात भी सही है। अनुच्छेद नंबर 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 12 नंबर बात करें, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के स्तर शुरू होने के बाद कितने समय तक संसद के पटल पर रखा जाना आवश्यक है? तो जब संसद का कोई भी सत्र शुरू होता है तो उसके 6 सप्ताह के भीतर उस जो अध्यादेश है उसको संसद के पटल पर रखा जाना आवश्यक होता है। तो 6 सप्ताह, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में किसकी नियुक्ति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री करता है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ अगर मैं बात करूं, वित्त आयोग है जो अनुच्छेद नंबर 280 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद नंबर 280 के अंतर्गत आता है वित्त आयोग। और वर्तमान में हमारा 15वां वित्त आयोग है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह। अगर नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो ये है राजीव कुमार। और अगर बात करें संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री तो यहाँ एक तो आता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और एक आता है पांडिचेरी, और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री है वी नारायण स्वामी। ये बात भी आप ध्यान रखिए, नारायण स्वामी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद नंबर 143 है, वो राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से वह परामर्श कर सके। तो अनुच्छेद नंबर 143। 140 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 141 में जो ये सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेते हैं उन्हें जो नीचे के न्यायालय होते हैं वह मानने के लिए आबद्धकार होंगे, इस टाइप से मतलब इसमें बताया गया है। तो यहाँ अनुच्छेद नंबर 143 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति है। जो राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति है वो एक प्रकार की न्यायिक शक्ति है। अनुच्छेद नंबर 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त है, ये बात ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक ही बात करें विधायी शक्ति, विधायी शक्ति है जैसे लोकसभा को भंग करना, अध्यादेश जारी करना, इस प्रकार की शक्तियां होती है विधायी शक्ति। कार्यपालिका शक्तियों की अगर मैं बात करूं तो उच्चाधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित जो शक्तियां होती है वो कार्यपालिका शक्तियां होती है, ये बात ध्यान रखिए। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, यानी निर्विरोध चुने गए थे नी से नीलम संजीव रेड्डी, यानी सर्वसम्मति से निर्विरोध चुन लिए गए थे नीलम संजीव रेड्डी को 1977 से 1982 के अंतर्गत भारत के ये राष्ट्रपति पद पर रहे थे। अगर मैं राजेंद्र प्रसाद की बात करूं, अनुच्छेद नंबर 52 से 62 तक, और डॉक्टर राधाकृष्णन की बात करूं तो अनुच्छेद नंबर 62 से 67 तक, और जाकिर हुसैन की बात की जाए तो 67 से 69 तक, 67 से 69 तक। और जाकिर हुसैन ऐसे व्यक्ति थे पहले जिनकी अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ डॉक्टर राधाकृष्णन से संबंधित अगर हम बात करें तो डॉक्टर राधाकृष्णन है, इनके जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व शिक्षक दिवस है जो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखिए। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इनको मिलान करना है इनके कार्यकाल को। अगर मैं बात करूं फखरुद्दीन अली अहमद, तो ये रहे थे 74 से 77 के मध्य, 74 से 77 के मध्य फखरुद्दीन अली अहमद। नीलम संजीव रेड्डी 77 से 82, 77 से 82। जाकिर हुसैन की बात करें, जाकिर हुसैन 67 से 69। और वीवी गिरी है, वीवी गिरी हैं जो 69 से 74 तक रहे थे। तो इसमें आप मिलान कीजिए, 74 से 77, 77 से 82, 77 से 82, 67 से 69 और 69 से 74। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो जो प्लेटो है, प्लेटो एक दार्शनिक थे। प्लेटो जो कि अरस्तु के गुरु थे और सुकरांत के शिष्य थे। इन्होंने कहा था कि राजा को दार्शनिक होना चाहिए, राजा को दार्शनिक होना चाहिए, और इनके विचार को फॉलो करने वाले थे डॉक्टर राधाकृष्णन, जो कि 1962 से 1967 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे थे। जाकिर हुसैन की बात करें तो अपने पद पर रहते हुए जो पहली बार मृत्यु हुई थी राष्ट्रपति की वो जाकिर हुसैन थे। नीलम संजीव रेड्डी की अगर मैं बात करूं तो निर्विरोध चुने गए थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह कथन किस पर लागू होता है। तो यह कथन राष्ट्रपति पर लागू होता है, क्योंकि राष्ट्र का जो नेतृत्व है वह प्रधानमंत्री के द्वारा होता है, ये बात आप ध्यान रखिए। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। जो भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार का जो प्रस्ताव है इसके लिए 50 तो निर्वाचक सदस्य चाहिए और 50 ही प्रस्तावक सदस्य चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 50 तो निर्वाचक चाहिए और 50 ही प्रस्तावक सदस्य की आवश्यकता होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक। तो दोस्तों हमने राष्ट्रपति से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस किए। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।